Good morning, students. Today we'll discuss about the causes of various stages of returns to a factor. Students, we have discussed about the three stages of returns to a factor. The one is increasing returns to factor, the other one is constant returns to a factor, and the next one is diminishing returns to a factor. So, first of all, if we discuss about the causes of increasing returns to a factor, here are the causes. The first one is fuller utilization of the fixed factor. Students, we have discussed or we have already know that there are two factors we are using for the production of the commodity. The one is variable factor and the other one is fixed factor. And in short run, we can only increase the variable factor to increase the output. The fixed factor will remain constant. Moreover, the fixed factor has a capacity to produce, and this capacity has a upper limit that is called the maximum capacity of the fixed factor. Until or unless we reach that capacity or we use that maximum capacity of the fixed factor, we can increase the output by increasing variable factors. Means जब तक हम फिक्स फैक्टर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर लेते प्रोडक्शन के लिए, तब तक हम आउटपुट को बढ़ा सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स का नंबर इंक्रीज करके. दैट मीन्स बाय इंक्रीजिंग मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स द आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड, but the point is, or the condition is, up to a certain limit, and that limit is the maximum कैपेसिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम एक फार्मर की बात करें तो एक पर्टिकुलर लैंड की जो मैक्सिमम फर्टिलिटी है, लैंड की या सॉइल की जो मैक्सिमम फर्टिलिटी है, उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते. अगर हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर से लेबर हम लेके चलें तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फैक्टर को इंक्रीज़ करके हम आउटपुट नहीं बढ़ा सकते. एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं. एक लेबर कम मेहनत कर रहा है, दो करेंगे तो ज़्यादा कर पाएंगे. ठीक है, कल्टीवेट करेंगे या फिर सोइंग करेंगे या हार्वेस्टिंग करेंगे. लेकिन एक लिमिट आएगी कि जहाँ पे हम उस मैक्सिमम आउटपुट से ज़्यादा बियॉन्ड दैट लिमिट वी कैन नॉट गो, बिकॉज सॉइल की भी फर्टिलिटी की एक लिमिट है. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लेबर्स को इंक्रीज़ करके या सीड्स का क्वांटिटी इंक्रीज़ करके या फर्टिलाइजर्स ही इंक्रीज़ करके आउटपुट को इनफाइनाइट तक इंक्रीज़ कर सकते हैं. नहीं, वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो दिस इज़ द पॉइंट कि जब तक कि फिक्स्ड फैक्टर्स का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो जाता है, okay, when until or unless we have used the maximum capacity of fixed factor, or till the fixed factors are underutilized, the output can be increased by increasing variable factors. Okay, so increasing returns means TP will increase or MP will be इंक्रीजिंग. या तो हम कहें कि टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा होगा या फिर एमपी इंक्रीज हो रहा होगा. ओके, ये हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर वाली स्टेज है जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी. ओके, जो टीपी की फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ी थी, डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन में भी हमने देखा था. अगर हम डायग्राम देखते हैं तो इस तरीके का था हमारा डायग्राम कुछ टीपी. तो ये जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी. ओके, तो इस फर्स्ट स्टेज में हमारा जो टीपी है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है एंड एमपी जो है वो इंक्रीज होता है. ओके, एंड आफ्टर दैट एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग एंड वो ज़ीरो हो जाता है, देन नेगेटिव होता है. ओके, तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ टीपी है, टीपी की फर्स्ट स्टेज है, तो वो हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर है. इस स्टेज में जो टीपी है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है. ओके, दैट मीन्स एमपी इंक्रीज होता है. एमपी इंक्रीज होने का मतलब है every additional unit of the labor or variable factor contributes more and more to the total output or total production. अगर MP इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मीन्स लेबर की हर एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है टीपी में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है या पिछले लेबरर के मुकाबले ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है. ओके, दैट इज increasing MP and this is increasing returns to a factor. That means हर एक additional labor ज़्यादा contribute करता है TP में. ओके, और ये कब तक होता है? जब तक हमारी फिक्स्ड फैक्टर की जो कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइज्ड है. अभी हमने उस फिक्स्ड फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज़ नहीं किया है. फिक्स्ड फैक्टर हैज़ मोर पोटेंशियल टू यूज़. ठीक है, उस पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए हम वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा देते हैं. ओके, this was the first cause. The next one is division of labor.
जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबरर्स यूज़ करते हैं तो वी हैव अ वाइडर और ब्रॉडर चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन बिटवीन द लेबरर्स। ओके, जब हमारे पास नंबर ऑफ लेबरर्स होंगे तब हमारे पास वैरायटी ऑफ चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन होगी। लेबरर्स के बीच में वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होगी। ओके, जब एक ही लेबरर है तो एक ही काम में स्पेशलाइज्ड होगा, तो दैट मीन्स हमारे पास एक लिमिटेड स्पेशलाइजेशन है, उसी में ही हम एक्सेल कर सकते हैं। जब दो लेबरर्स होंगे तो मे बी डिफरेंट स्पेशल बोथ द लेबरर्स विल बी हैविंग और आर हैविंग द डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। ओके, तब हमारे पास वेराइटी ऑफ स्पेशलाइजेशन है। So this variety of specialization increases with the increase in number of laborers. Okay, जब laborers increase होंगे तो variety of specialization भी increase होगी, and उस specialization के according we can divide the work। जो हमारा काम है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। और ये स्पेशलाइजेशन वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन तभी अवेलेबल होगी जब हमारे पास मोर नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे। ओके, सो जब हम एडिशनल वर्कर्स एंगेज करते हैं तो काम जो है, जो वर्क है या जो जॉब है, उसको स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जा सकता है, एंड एवरी वर्कर कैन बी गिवन the work or the piece of work according to his or her expertise or specialization. As a result, the efficiency of the workers will increase। जो वर्कर्स को उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा, लाइक कोई सोइंग में एक्सपर्ट है, कोई हार्वेस्टिंग में एक्सपर्ट है, इसी तरीके से इंडस्ट्री में कोई मोल्डिंग में एक्सपर्ट है, कोई कटिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है, तो कोई असेंबलिंग में एक्सपर्ट है, तो उनको उसी की जो स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्टीज़ है, उनके अकॉर्डिंग हम काम देंगे तो मोर रैपिड वर्क होगा, या फिर वो ज़्यादा जो है फाइन वर्क परफॉर्म करेंगे, या फिर स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जब काम दिया जाएगा तो वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ज़्यादा तेज़ी से काम होगा, परफेक्टली काम होगा, जो वेस्टेज है वो रिड्यूस होगी, ठीक है, जिस वजह से आउटपुट ज़्यादा आएगी। वेस्टेज कम होगी तो आउटपुट ज़्यादा आएगी। ओके, the next one is better coordination between the factors। सेम इज द केस कि जब तक जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं अंडर यूटिलाइज्ड हैं, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी हमने यूज़ नहीं की है, तब तक हमारे जो फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनके बीच का कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा by increasing the number of variable factors। okay, मतलब जब तक फिक्स्ड फैक्टर्स की कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज है, मतलब फिक्स्ड फैक्टर्स पूरी तरीके से यूज़ नहीं हुए हैं, तो जो फैक्टर्स हैं उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव होगा। ओके, यहाँ पे फैक्टर्स जो कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है वो फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स के बीच की कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, ना कि सिर्फ वेरिएबल की। ओके, दैट मीन्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स can be increased or may increase by increasing the number of variable factors up to a stage of fuller utilization of फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स की फुलर यूटिलाइजेशन की स्टेज जब तक नहीं आ जाती है तब तक हम वेरिएबल फैक्टर्स का नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, और जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर है वो कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करेगा, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ओके, क्योंकि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करेंगे फिक्स्ड फैक्टर की हर एक यूनिट जो है बेटर वे में यूटिलाइज होती जाएगी। अदरवाइज कुछ यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, उस एक फैक्टर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट यूनिट्स में, तो कुछ यूनिट्स ऑफ दैट फिक्स्ड फैक्टर में रिमेन अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड, और जब वो बिना यूज़ के पड़ी रह जाएंगी कुछ यूनिट्स उस फिक्स्ड फैक्टर की, से लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर है, उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, से है एक ही हेक्टेयर लेकिन उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है, तो जितने ज़्यादा लेबरर्स होंगे, जितने ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स होंगे, उस हर एक पार्ट ऑफ दैट लैंड और दैट 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड कैन बी बेनिफिशियली यूटिलाइज्ड। उस हर एक पार्ट जो लैंड का 1 हेक्टेयर हमारे पास है उसका हर एक पार्ट बेनिफिशियली यूटिलाइज़ किया जा पाएगा जब वेरिएबल फैक्टर्स हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है या फिर एक कंडीशन है कि फिक्स्ड फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी तक ही हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 हेक्टेयर के लिए अगर हमें 5 लेबरर्स की ज़रूरत है तो हम 5 लेबरर्स तक ही उस फिक्स्ड फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी तक ही नंबर ऑफ लेबरर्स इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम 6th लेबर वहाँ पे अपॉइंट करेंगे तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है या आइडियल फैक्टर रेशियो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके, वो 6th लेबर में भी डिस्टर्ब कर सकता है बाकी के लेबर्स को, या फिर उनमें डिस्प्यूट्स या फ्रिक्शन अराइज हो सकते हैं। ओके, सो कोऑर्डिनेशन जब फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच इंप्रूव होगा तो हमारा टीपी जो है वो इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, या फिर हम कह सकते हैं एमपी इज इंक्रीजिंग। ओके, द नेक्स्ट वन इज
द कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जो हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, ठीक है, जो हमारी थर्ड स्टेज है, ओके, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द डायग्राम थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न्स की थी, दिस इज टीपी। तो अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें, दिस इज द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, ओके। ये नेगेटिव रिटर्न्स जो है ये क्या कहता है, नेगेटिव रिटर्न्स कहता है कि जो एमपी है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स टीपी हमारा डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है, टीपी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, ओके। तो ये जो नेगेटिव रिटर्न्स हैं, ओके, यही हमारी जो टीपी को डिक्रीज करते हुए दिखाता है, टीपी डिक्रीज होता है थर्ड स्टेज में ही या नेगेटिव रिटर्न्स में ही, ओके। सो दिस इज द थर्ड स्टेज, कॉज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स या स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ओके। सेकेंड स्टेज में टीपी इंक्रीज होता है, सिर्फ रेट ऑफ इंक्रीमेंट ही डिक्रीज होती है, ओके। So the stage of diminishing returns, what are the causes behind this? First one is fixity of factor. uh, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स यूज़ करते हैं, कंबाइन करते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ, फिक्स्ड फैक्टर्स जो है एक्सेसिवली यूज़ होने लग जाता है, ठीक है, और मींस फिक्स्ड फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में यूज़ कर लिया जाता है, और उस एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर की वजह से उसकी वेयर एंड टीयर जो टूट फूट है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन ली जाए, एक मशीन को अगर अकेला एक लेबरर यूज़ करेगा तो उतना रफली यूज़ नहीं होगी, अगर दो या तीन लेबरर्स उस अकेली मशीन को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा रफली यूज़ होगी और उसकी वेयर एंड टीयर इंक्रीज़ हो जाएगी, और जिसकी वजह से उस फिक्स फैक्टर की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो सकती है, ओके। एफिशिएंसी रिड्यूस होगी तो फिक्स फैक्टर फ्यूचर में कम कंट्रीब्यूट करेगा टोटल प्रोडक्शन में, या फिर उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा। सो जब नंबर ऑफ लेबरर्स इंक्रीज होते हैं तो फिक्स्ड फैक्टर्स का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, और उस यूटिलाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन की वजह से उसकी वियर एंड टियर है टूट फूट इंक्रीज हो जाती है, और डैमेज होने की वजह से उसकी एफिशिएंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सो टोटल आउटपुट डिक्रीजेस, टोटल आउटपुट जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज इम्परफेक्ट फैक्टर सब्सटीट्यूटेबिलिटी। The factors which we are using, that means the factors of production are not the perfect substitute to each other। जो fixed and variable factors हैं production के वो एक दूसरे के substitute नहीं है, that means ऐसा नहीं है कि हम fixed factor की जगह variable factor को use करके production increase कर सकते हैं, both these are not substitute to each other, वो एक दूसरे के substitute नहीं है, ठीक है, उन दोनों को एक साथ use करने की ज़रूरत है। यू कैन से बोथ दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो सब्सटीट्यूट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, दोनों का होना ज़रूरी है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अगर वो सब्सटीट्यूट होते तो सिर्फ हम वेरिएबल फैक्टर्स ही इंक्रीज करके आउटपुट इंक्रीज कर सकते थे, फिक्स फैक्टर की वहाँ पे एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो सब्सटीट्यूट होते, दैट मीन्स फिक्स फैक्टर की जगह पे वेरिएबल फैक्टर यूज़ हो सकते थे, लेकिन वो सब्सटीट्यूट तो है नहीं। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ आर नेसेसरी और बोथ आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट, दोनों को दोनों की ज़रूरत है इन मोर और लेस प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन डिफरेंट हो सकता है, मे बी वेरिएबल ज़्यादा और फिक्स्ड कम, ओके, तो प्रोपोर्शन डिफरेंट हो सकता है बट रिक्वायरमेंट दोनों की होगी प्रोडक्शन के लिए, ओके। सो दोनों सब्सटीट्यूट नहीं है। So more and more variable factors cannot replace the fixed factor. If variable factors are increased, only it results into declining TP. Okay, जब variable factors हम increase करते हैं तो हमारा जो TP है total production है वो decline हो जाता है। अगर variable factors ही सिर्फ increase करेंगे और fixed factor increase fix तो हो ही नहीं सकते increase short run में, okay, तो वेरिएबल फैक्टर्स ही सिर्फ हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो फैक्टर रेशियो, आइडियल फैक्टर रेशियो इम्बैलेंस हो जाएगा, एंड इट मे रिजल्ट इन टू डिक्रीजिंग टीपी, हमारा टीपी डिक्रीज हो जाएगा। सो फैक्टर्स आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट, ये भी कह सकते हैं फैक्टर्स आर नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट टू ईच अदर, और यहाँ पे फैक्टर्स दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल की बात हो रही है, हम सिर्फ वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। दैट मीन्स वेरिएबल फैक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, हमें दोनों की ज़रूरत, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। The next cause is poor coordination between the factors. Okay, हमने increasing returns में better coordination पढ़ा था, अब हम यहाँ पे poor coordination पढ़ेंगे। better coordination होता है up to the limit of fixed or maximum capacity of fixed factor or fuller utilization of fixed factor, until or unless we reach that stage the variable factors can be increased, okay।
मतलब जब तक कि हम फुलर यूटिलाइजेशन स्टेज पे, फिक्स्ड फैक्टर्स की फुलर यूटिलाइजेशन स्टेज पे हम नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हम वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज कर सकते हैं. In that case there will be a better coordination between the fixed and variable factor. जब तक कि fixed factors fully utilize नहीं हो जाते हैं, तब तक variable factors increase करने पे fixed and variable के बीच में एक better coordination होगा. ठीक है, क्योंकि complementary हैं दोनों एक दूसरे के. okay, for example the milk powder and the water. ओके, मिल्क पाउडर एंड वाटर जो है, हॉट वाटर जो है हमारा, वो कॉम्प्लीमेंट्री है. ओके, तो एक सर्टेन जो प्रोपोर्शन होता है उस मिल्क पाउडर और वाटर को मिक्स करने का एक प्रोपोर्शन है. अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो जो उसकी डेंसिटी है वो कम हो जाएगी. ओके, एंड अगर हम कम पानी डालेंगे तो मिल्क की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी. तो हमें एक आइडियल प्रोपोर्शन यूज़ करना होता है उसको प्रॉपर डेंसिटी में लाने के लिए. ओके, सो इसी तरीके से हमारे पास फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर कॉम्प्लीमेंट्री है. अगर हम ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स यूज़ करेंगे तो फिक्स्ड फैक्टर्स का एक्सेसिव यूटिलाइजेशन होगा. दैट मीन्स एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाएगा फिक्स्ड फैक्टर्स का और उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. तो हमें एक आइडियल रेशियो मेंटेन करना है फिक्स्ड एंड वेरिएबल का. ओनली देन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर कैन बी मेंटेन्ड और विल बी इम्प्रूव्ड. अदरवाइज द कोऑर्डिनेशन विल डिक्लाइन और डेट्रियोरेट. कोऑर्डिनेशन डेट्रियोरेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा. ओके, so as and when the fixed factors are fully utilized, then an increase in variable factor will disturb the ideal factor ratio. There will be a poor coordination. Okay, जब as and when the fixed factors are fully utilized, जब हमारा fixed factor पूरी तरीके से यूज हो जाता है, okay, उसके बाद अगर हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, ओके, तो ये आइडियल फैक्टर रेशियो को डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से उनके बीच का कोऑर्डिनेशन मींस कोऑर्डिनेशन इम्बैलेंस हो जाएगा, डेट्रियोरेट हो जाएगा और आउटपुट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. ओके, तो ये हमारे कॉजेस थे increasing and diminishing returns के. The next there is a stage of constant returns to a factor. Constant returns to a factor means कि जब हमारा MP कांस्टेंट होता है, ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है और मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है अपने मैक्सिमम पे. ओके, हर एक जो कर्व है वो किसी ना किसी पॉइंट पे मैक्सिमम पे पहुंचेगा. सो यहाँ पे वो मैक्सिमम पे है और कांस्टेंट है. इसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और नेगेटिव भी पहुंचेगा एमपी हमारा, या कुछ इस तरीके से था. ओके, तो यहाँ पे जो उसका मैक्सिमम या टॉप पॉइंट है वो उसका कांस्टेंट पॉइंट भी होगा. ओके, वो कुछ 2 पॉइंट्स पे या 3 पॉइंट्स पे हमारा एमपी कांस्टेंट रहा होगा. ठीक है, तो जब एमपी एंड एमपी रिवील्स द पर यूनिट कंट्रीब्यूशन टू टीपी और एडिशनल यूनिट कंट्रीब्यूशन टू टीपी. मतलब लेबर की जब एडिशनल यूनिट हम यूज़ करते हैं तो उसका टीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, एमपी ये दिखाता है. ओके, एमपी शोज द एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एक्स्ट्रा लेबर व्हेन यूज्ड. जब एक एक्स्ट्रा लेबर यूनिट यूज़ की जाती है तो उसका टीपी में जो एडिशन होता है वो हमारा एमपी दिखाता है. तो अगर एमपी कांस्टेंट है दैट मीन्स एमपी 2 पॉइंट्स पे, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स मीन्स 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ लेबर. फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर एंड फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर कॉन्ट्रीब्यूट्स 10 एंड 10 यूनिट्स. मतलब जब फोर्थ यूनिट हमने इंगेज की वहाँ पे प्रोडक्शन में तो उसने 10 यूनिट्स कंट्रीब्यूट किए. जब हमने फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर को इंगेज किया तो उसने भी एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स. दैट मीन्स दोनों ने तो मिलके 20 किया, 10 फोर्थ ने और 10 ही फिफ्थ ने, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है. तो यहाँ पे हमारा एमपी कांस्टेंट हो गया. दैट मीन्स दोनों ही एडिशनल यूनिट्स सेम यूनिट्स जो है टीपी में ऐड कर रही हैं. ओके, तो जब इसका फ़र्क क्या है, इसका जो रिजल्ट्स हैं वो क्या निकलेंगे, टीपी विल इंक्रीज विद कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, टीपी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा. फॉर एग्जांपल बिफोर फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर टीपी वाज 50 यूनिट्स. ओके, मीन्स 3 यूनिट्स से टोटल प्रोडक्शन हमारा 50 यूनिट्स का हो रहा था. जब हमने फोर्थ यूनिट वहाँ पे लगाई तो फोर्थ यूनिट ने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दी, तो 10 हम इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा फोर्थ यूनिट के बाद 60. ओके, देन फिफ्थ यूनिट हमने यूज़ की, फिफ्थ यूनिट ने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की, तो इस 60 में 10 और ऐड कर देंगे 70. ओके, दैट मीन्स जो हमारा
एमपी है, ओके, टीपी तो इंक्रीज होगा, ओके, टीपी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर टीपी कांस्टेंट हो गया तो एमपी जीरो हो जाएगा, ओके, वो भी हम देखेंगे। तो जब एमपी कांस्टेंट है दैट मीन्स हर एक एडिशनल यूनिट कांस्टेंट प्रोपोर्शन में या सेम यूनिट्स ही ऐड कर रही है। हर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर सेम यूनिट्स ही कंट्रीब्यूट कर रही है टीपी में, तो दैट मीन्स एमपी कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। एमपी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना तो वो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। हर एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है सेम यूनिट्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं सेम टोटल प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से हमारा टीपी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इंक्रीज होएगा, ओके। इस 50 यूनिट से पहले मे बी टीपी कम या ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, मे बी थर्ड यूनिट ने जो है 15 यूनिट्स कंट्रीब्यूट किए हों, ठीक है, क्लियर। तो ये 35 से 50 हो गया, ओके, उससे पहले 35 था। सेकेंड यूनिट्स पे मे बी ये लाइक 15 रहा हो, ओके, वॉट एवर इज द केस, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ यूनिट ने इक्वल कंट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पे एमपी कांस्टेंट हो गया। तो इसी पे जब एमपी कांस्टेंट होता है मतलब हर एक एक्स्ट्रा यूनिट सेम कंट्रीब्यूट करती है, तो हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स हो जाता है, स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। कीप रिमेंबर ये जो स्टेजेस हैं हमारी दीज आर रिलेटेड विद एमपी से रिलेटेड है, ठीक है। जब एमपी इंक्रीज होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, ठीक है। जब हमारा एमपी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, या फिर डिक्रीज हो रहा है या नेगेटिव हो जाएगा, तब हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टेज आएगी। एंड जब एमपी कांस्टेंट हो गया है तो हमारी स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स आएंगी, ओके। एमपी इंक्रीज है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, हर एक फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एमपी डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव हो गया है, ठीक है, या तो डिक्रीज हो गया है नेगेटिव हो गया, दोनों ही सेम है, क्योंकि उस केस में हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कम कम कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उस केस में स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ गई हैं। हम फैक्टर की रिटर्न्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ओके। तो ये स्टेजेस एमपी से रिलेटेड है, क्योंकि एमपी ही बताता है कि एक फैक्टर या एडिशनल फैक्टर ऑफ लेबर जो हमने एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि लेबर हम बात कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर जो हमने यूज़ किया है, तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है। ज़्यादा करेगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कम करेगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स या डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एंड अगर सेम करेगा तो कांस्टेंट रिटर्न्स, ओके। तो दिस इज द स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर वेयर एमपी बिकम्स कांस्टेंट। एमपी कांस्टेंट हो जाता है मींस एवरी एडिशनल यूनिट कंट्रीब्यूट्स सेम unit to the total production as the previous one was contributing। हर एडिशनल यूनिट उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी जितना प्रीवियस कर रही थी, तो वहाँ पे हमारा एमपी जो है कांस्टेंट हो गया है, ओके। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी लिया, एमपी 10 है एंड कांस्टेंट 2, दैट मीन्स नाउ द टीपी विल इंक्रीज बाय 10 यूनिट्स, जो कि हमने देखा 50 से 60 हुआ, ओके। द नेक्स्ट वन इज द स्टेज ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब इन तीनों स्टेजेस में से हम किस स्टेज में प्रोड्यूसर को जो है इक्विलिब्रियम में या मैक्सिमम सेटिस्फाइड फील करेंगे कि प्रोड्यूसर जो है द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, तो सॉरी द स्टेज ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर इन विच द प्रोड्यूसर विल फाइंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ओके। वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा या सेटिस्फेक्शन फील करेगा? तो जहाँ पे प्रोडक्शन प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होंगे, ओके, और प्रॉफिट्स डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। तो जहाँ पे उसको प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है वहीं पे ऑब्वियसली उसके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे, तो वही स्टेज उसकी स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। तो हमने देखा कि फर्स्ट स्टेज, okay, if we talk about both the stages, all the three stages, at the first stage every additional unit of labor contributes more to the TP, that's why the producer won't stop production। फर्स्ट स्टेज में टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, मतलब हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट्स मोर एंड मोर टू टीपी। हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट्स मोर, दैट मीन्स जो भी एक्स्ट्रा लेबर हम अपॉइंट करते हैं वो पहले के मुकाबले या पहले लेबर के मुकाबले ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टीपी में। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो उसका टीपी इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन जो है, टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, वो भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे वो अपना प्रोडक्शन बंद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स उसको मिल रहे हैं हर एक एक्स्ट्रा लेबर यूनिट यूज़ करके। एट द थर्ड स्टेज, अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर कॉजेज लॉस ऑफ आउटपुट, जो कि स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, जहाँ पे एमपी नेगेटिव हो जाता है या डिक्रीज हो रहा होता है। तो हर एक एक्स्ट्रा एमपी नेगेटिव है या डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हर एक एक्स्ट्रा लेबर यूनिट जो है टोटल प्रोडक्शन में कम कॉन्ट्रीब्यूट करती जा रही है, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट। या फिर नेगेटिव रिटर्न्स की बात करें तो जो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट है, एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर जो है वो टोटल आउटपुट को कम कर देता है, लॉस ऑफ आउटपुट जो है, मतलब पहले के मुकाबले आउटपुट कम
प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वो नहीं रहना चाहेगा। ओके, सो द प्रोड्यूसर नेवर वांटेड टू बी इन दिस स्टेज, इस स्टेज में भी वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं करेगा। अब हमारे पास लास्ट जो स्टेज है वो है हमारी सेकेंड स्टेज। ओके, सेकेंड स्टेज जो कि हमारी एमपी कांस्टेंट है। ओके, द स्टेज एट विच द एमपी इज कांस्टेंट। ओके, जहाँ पे टीपी हमारा टोटल प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम होगा, मींस टोटल प्रोडक्शन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, जहाँ पे टोटल आउटपुट हाईएस्ट रही होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पे एक प्रोड्यूसर अपने आप को सेटिस्फाइड फील करेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके बाद तो हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर जो है वो लेस कंट्रीब्यूट कर रही है, डिक्रीज कर रही है। से दिस इज, तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेज हमारी शुरू होती है इसके बाद, और यहाँ तक हमारी सेकेंड स्टेज थी। तो सेकेंड स्टेज जो है जहाँ पे हमारा टीपी मैक्सिमम हो जाता है या टोटल आउटपुट हमारी मैक्सिमम हो जाती है, वहाँ पे एक प्रोड्यूसर अपने आप को सेटिस्फाइड फील करेगा। सो द प्रोड्यूसर विल फाइंड हिमसेल्फ इन द इक्विलिब्रियम एट द सेकेंड स्टेज where the TP is maximum and MP is declining but remains positive. Okay, second stage में हमारा MP जो था like this, हालांकि MP डिक्रीज होता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। ठीक है, यहाँ के बाद से थर्ड स्टेज में वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे टोटल आउटपुट देख रहे हैं, क्योंकि बीइंग अ प्रोड्यूसर मैं हर एक लेबरर का आउटपुट काउंट करके उसको बेच के अपना प्रॉफिट जो है एस्टिमेट नहीं करता हूँ। एक प्रोड्यूसर को अपने टोटल आउटपुट से होने वाले प्रॉफिट से मतलब होता है। ओके, तो जब वो टोटल आउटपुट है मैक्सिमम हो जाती है, वो मींस जितना भी फैक्टर्स हैं उनको यूज़ करके वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ओके, तो वहाँ से उसको बेच के प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले हमारा फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन कम था तो प्रॉफिट्स भी कम रहे होंगे। अब वो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पा रहा है तो बेचे भी, सेल भी ज़्यादा होगी एंड हमारा प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होगा। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर वो टोटल आउटपुट देखेगा, ना कि एवरी एडिशनल यूनिट से होने वाला जो प्रॉफिट है उसको। ठीक है, उसको कंसिडर नहीं करेगा। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर मैं सेकेंड स्टेज में जो है रहना प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस की जा रही है। ओके, तो सेकेंड स्टेज उसकी सेटिस्फेक्शन या इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशंस टीपी एमपी एंड एपी के रिलेशंस की बात करेंगे। यहाँ पे हमने डिफरेंट स्टेजेस कवर कर ली हैं।